नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। तमिलनाडु की जनसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को एक बार फिर निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री उपयोगी हैं या बेकार हैं, सवाल ये है कि वो किसके लिए उपयोगी हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल 2 इंसानों के लिए ही बेहद उपयोगी हैं, बाकी गरीब जनता के लिए वो किसी भी काम के नहीं हैं। वहीं एक जनसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो उसके लिए एक ही विकल्प है कि वो 2/3 बहुमत से जीते, क्योंकि अगर 10-15 विधायकों से जीत मिलती है तो बीजेपी विधायकों को खरीद लेती है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी राज्यों में विधायकों को खरीदने के लिए कितने पैसे झोंके हैं। तमिलनाडु में चुनावी जनसभाएं कर रहे राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पिछले 6 सालों में देश की संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद कर दी गई हैं। हालत ये हो गई है कि लोग संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र एकदम से नहीं मरता, धीरे धीरे मरता है। आरएसएस ने संस्थाओं में बने हुए संतुलन को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी केरल से लेकर असम हर जगह की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर किसानों के पास जाने को समय नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ मोदी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि वो देश के दुश्मन हों। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बागी तेवर दिखाने वाले 23 नेताओं ने आज जम्मू में मुलाकात की। इन नेताओं की ओर से जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस में कलह की बातें फिर से सतह पर आ गई हैं। इस कार्यक्रम में G23 गुट के जो नेता जम्मू पहुंचे हैं उनमें गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, विवेक तनखा सहित कुछ और नेता भी शामिल हैं। बता दें, नेताओं की ओर से बीते साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसके बाद पार्टी में भूचाल आ गया था। इन नेताओं को G23 गुट का नाम दिया गया है। जम्मू में कार्यक्रम के दौरान लंबे वक्त से बागी तेवर अपना रहे कपिल सिब्बल ने कहा, यह सच बोलने का मौका है और हम सच ही बोलेंगे। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस हमें कमजोर होती दिख रही है और इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर हमें इसे मजबूत करना होगा। सिब्बल ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद को संसद से आज़ादी दी जाए। आज़ाद कई मंत्रालयों को संभाल चुके हैं और बहुत अनुभवी हैं। मुझे ये नहीं समझ आया है कि कांग्रेस आज़ाद के अनुभव को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस के बागी नेताओं में से एक आनंद शर्मा ने कहा कि हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चलकर आए हैं, छात्र और युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं। यह हक किसी को नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस को और इसे मजबूत करेंगे। शर्मा काफी गुस्से में दिखाई दिए। आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा घर मजबूत नहीं रहता है जिसमें 2 भाई अगर अलग अलग विचार रखते हों और कोई क्या मतलब निकाल लेगा इस डर से वे अपने विचार व्यक्त ना कर सकें। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को लेकर एक साथ होने की बात कही, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व को संदेश दिया है। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी असम में भी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो असम में चुनाव लड़ेंगे और समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से इसको लेकर बात की है और AIUDF से बात करेंगे। इसके अलावा बाकी छोटे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से राज्य में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी के नारे बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का तोड़ निकालने की कोशिश में 9 बंगाल बीजेपी की महिलाओं का पोस्टर जारी किया, जिसमें ममता बनर्जी को बुआ दिखाया गया और कहा गया है कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। वहीं इसके जवाब में टीएमसी ने बीजेपी से साफ करने को कहा है कि वो ये बताएं कि इनमें से सीएम कैंडिडेट कौन होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। अब टीएमसी के लिए चुनाव अभियान का जिम्मा संभालने वाले प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 मई के नतीजों के बाद आप मेरे पिछले ट्वीट पर बात कर सकते हैं। बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज 2 किसान महापंचायतें की। इस दौरान पहली बार दोनों नेता एक साथ हेलीकॉप्टर में दिखे। दोनों नेताओं ने बीकानेर के डूंगरगढ़ में और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। बता दें, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले एकजुट चेहरा पेश करने की कोशिश की गई है। इन 4 सीटों में से कम 2 सीटों पर गुर्जरों की संख्या बहुत मायने रखती है, जिससे कांग्रेस के लिए अब पायलट को किनारे करना मुश्किल हो गया है। डिजिटल न्यूज से जुड़े सरकारी दिशा निर्देश क्या न्यूज पोर्टल्स को नियंत्रित करने के लिए लाए गए हैं? डिजिटल न्यूज की संस्था डीजीपब ने सरकार की गाइडलाइन का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से कहा है कि इससे उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। डीजीपब यानी समाचार और करंट अफेयर से जुड़े प्रकाशकों ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिशा निर्देश जारी करने से पहले उनसे राय मशविरा किया जाना चाहिए था। क्विंट लियोन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक रितु कपूर ने कहा कि डिजिटल न्यूज सामग्री से जुड़े सरकारी दिशा निर्देशों पर उन्हें गहरी आपत्तियां हैं। सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की आगे की जिम्मेदारी भारत पर है। भारत द्वारा बालाकोट पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के 2 साल होने पर इमरान खान ने ट्वीट कर ये बात कही। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करने के पक्ष में है। इसके साथ ही इमरान ने कहा कि मैं एलओसी पर संघर्ष विराम की बहाली का स्वागत करता हूं। इमरान ने कहा कि भारत को लंबे समय से कश्मीरी लोगों के अधिकार को पूरा करने की मांग को लेकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन अभियान का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 साल के उन लोगों को जो पहले से कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको टीका लगाया जाएगा। इसको लेकर गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि उनके राज्य गुजरात में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन 250 रुपये में प्राप्त की जा सकती है और सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार द्वारा प्रस्तावित 1.9 लाख करोड़ डॉलर के कोरोना राहत पैकेज को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस राहत पैकेज को अब वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर खर्च किया जा सकेगा। इसके अलावा आम लोगों, छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें, दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।